वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम में आज की ब्रेकिंग न्यूज की। ब्रेकिंग न्यूज, मॉस्को में हमले का प्रतिशोध। मध्य यूक्रेन में रूस की बमबारी की खबर आ रही है। बमबारी में यूक्रेन के 405 सैनिक खत्म होने की भी खबर है। यूक्रेन के 6 हथियार भी ध्वस्त होने की जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में मिल रही है और ये बड़ी खबर। इसके साथ ही तो पुतिन सेना का प्रतिशोध शुरू होने का आरंभ हो गया है, आगाज हो गया है। आज आधी रात रूसी सेना यूक्रेन पर जबरदस्त बारूदी बरसात कर सकती है। इसकी आशंका तब और बढ़ गई है जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के हमलों की वजह से मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन शहरों में न सिर्फ अंधेरा छा गया बल्कि इमरजेंसी भी लग गई है। और इतना ही नहीं, बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से रूस की कई फैक्ट्रियों में हथियार निर्माण भी ठप हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस पर इतना बड़ा और भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने ऐसा वज्रपात किया कि राजधानी मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अंधेरा छा गया। आधी रात को रूसी शहरों में हमले का अलार्म बजने लगा। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के लोग दहल उठे। रूस में यूक्रेन का यह हमला सबसे बड़ा और विध्वंसक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के 13 शहरों में एक साथ ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के विस्फोट की वजह से रूस के 5 शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गए। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन प्रांतों में आपातकाल लग गया। रूस में यूक्रेन का ये बारूदी वज्रपात पूरी तरह से सफल रहा। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार पूरी तरह से फेल रहे। लोगों को जान बचाने के लिए बंकर में शरण लेनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स को रूसी धरती पर 2 बड़ी सफलता मिली। यूक्रेन के हमले की वजह से रूसी राजधानी मॉस्को में अंधेरा छा गया। ओरियोल में रूस के थर्मल पावर प्लांट का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। जांच में पता चला है कि ओरियोल थर्मल पावर प्लांट इसलिए पूरी तरह से ठप हो गया क्योंकि यूक्रेन ने इसे अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों से तबाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब काफी नीचे उड़कर हमला करने वाली अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों से ही हमले कर रहा है। तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नाकाम हुए, अब इसे समझ लीजिए। दरअसल सबसे पहले यूक्रेनी फोर्स ने स्वार्म ड्रोन हमले किए, मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के एयर डिफेंस को उलझाया। दूसरे चरण के तहत यूक्रेन ने असली हमला किया। इस बार यूक्रेन ने मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेनी फोर्स ने अपग्रेडेड नेपच्यून क्रूज मिसाइलें फायर की। क्रूज मिसाइलों ने काफी नीचे उड़कर हमला किया। चूंकि नेपच्यून मिसाइलें काफी नीचे उड़ती हैं, इसीलिए वो रूस के रडार पर नहीं नजर आई। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेनी मिसाइलों को रोक नहीं पाए। यूक्रेन की मिसाइलों ने अपने टारगेट को सटीकता से हिट किया।
यूक्रेन ने सबसे खतरनाक हमला रूस की राजधानी मॉस्को में किया। मॉस्को में आधी रात जो कुछ हुआ, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। यूक्रेन ने मॉस्को की पावर ग्रिड और पावर स्टेशन को टारगेट किया तो पूरे मॉस्को में अंधेरा छा गया। हमले के बाद राजधानी पूरी तरह से ब्लैकआउट हुई तो मॉस्को में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। बिजली गुल हुई तो मॉस्को में सब कुछ रुक और ठहर गया। मॉस्को में ही यूक्रेन के हमले से कार सर्विस सेंटर जल गया। वहां मौजूद कई गाड़ियां भस्म हो गई। यूक्रेन के हमलों की वजह से तुला और कलुगा में भी अंधेरा छा गया। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला कर ओरियोल थर्मल पावर प्लांट के कूलिंग टावर को ध्वस्त कर दिया। ओरियोल थर्मल पावर प्लांट से रूस की हथियार फैक्ट्रियों को बिजली सप्लाई होती थी। अब रूस का ये थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से ठप हो गया है। बिजली सप्लाई ठप होने से रूस की कई हथियार फैक्ट्रियों में हथियार निर्माण ठप हो गया है। यूक्रेन ने व्लादिमीर प्रांत में रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी हमलों में रूसी सेना से जुड़े टारगेट समाप्त हो गए। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूस में जबरदस्त हमला कर संदेश दे दिया है कि वो सर्दी में जंग के लिए ही नहीं बल्कि रूसी धरती पर भी भीषण युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। तो रूस ने कहां और यूक्रेन के कितने ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए हैं, अब हम आपको ये आंकड़ा दिखाते हैं, जरा नजर डालिए। रूस में यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट होने की संख्या बड़ी तादाद में है। बेलगोरोद में 45 इंटरसेप्ट किए गए, समारा में आंकड़ा 12 का था, मॉस्को में 11, वोरोनिश में 10, रोस्तोव में 10 और तुला के साथ में जो जानकारी मिल रही है वो 4 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की जानकारी। इसके बाद इधर आइए, लिपेट्स्क में 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, रियाजान में 2, कुर्स्क में 1 और कलुगा में भी 1, यानी कुल मिलाकर जो इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन उनका आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 98 का आंकड़ा ये है। तो इसका मतलब ये है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 98 ड्रोन को गिराने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहीं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन अब तक रूस के 160 ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर चुका है। यूक्रेन के इन हमलों की वजह से रूसी एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। Ворога давайте відверто визнаємо дуже сильне ПВО. І найкраще по нашим безпілотникам дальнобійним працює їх панцир. Так от з початку 25-го року по сьогоднішній день. ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूस में लंबी दूरी तक हमले करने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन ने रूस में अपने सभी अहम टारगेट को लॉक कर लिया है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेनी फोर्स किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस में यूक्रेन के इतने बड़े हमले के बाद क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में पुतिन ने आधी रात को ही इस हमले का जवाब देने का आदेश दे दिया। माना जा रहा है कि रूसी सेना की काउंटर रणनीति तैयार है। यूक्रेन के इस हमले का परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन के एयरफील्ड पर रूस का अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेनी ड्रोन सेंटर भी तबाह हुए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के 1370 सैनिक खत्म हुए हैं। रूसी सैनिकों को पोक्रोवस्क शहर में घुसे 96 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। पोक्रोवस्क के मोर्चे पर प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मौत हो रही है और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में दोगुना हो सकता है। माना जा रहा है कि पोक्रोवस्क की जंग बाखमुत से भी ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है। दरअसल यूक्रेन के सैनिक पोक्रोवस्क में फंसे हुए हैं, लेकिन जेलेंस्की ने सरेंडर से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पुतिन ने 1,70,000 सैनिकों की फौज पोक्रोवस्क भेज दी है। डर है आने वाले दिनों में यहां तबाही के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पोक्रोवस्क का दुर्ग भेदा जा चुका है। और टूट चुकी है जेलेंस्की की वो मजबूत किलेबंदी, जिसके दम पर यूक्रेनी सैनिकों ने 1 साल से रूस को डोनेट्स्क में रोका हुआ था। पोक्रोवस्क में जेलेंस्की के जवान और पुतिन के सैनिकों के बीच अब तक की सबसे भीषण जंग जारी है। ऐसी जंग जो ना तो बाखमुत में लड़ी गई और ना ही मारियोपोल में। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रोजाना 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। यहां बीते 24 घंटे में 1368 सैनिकों की मौत हुई है। दावा है कि अगर पोक्रोवस्क की जंग 1 हफ्ते और चलती है तो रोजाना मौतों का ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है। इस दावे की वजह पोक्रोवस्क को लेकर जेलेंस्की और पुतिन की जिद है। जिसके लिए दोनों राष्ट्रपति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दरअसल 5 दिन पहले तक पोक्रोवस्क जेलेंस्की का अभेद्य किला माना जाता था। यहां यूक्रेनिकों की जबरदस्त घेराबंदी थी। जिसे तोड़कर रूसी सैनिक शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि यह रूस के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए पुतिन को लाखों सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी, जिसने मारियोपोल और बाखमुत की जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब एक और जरूरी जानकारी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। साल 2022 में मारियोपोल पर कब्जे की जंग को लेकर, यूक्रेन के अहम शहरों पर कब्जे की जंग को लेकर, जिसमें मारियोपोल का जिक्र सबसे पहले मैं करने जा रही हूं। इस जंग में रूस ने करीब 3 महीने में जीत इसे लिया इलाके को। अगली बात हम करते हैं बाखमुत की। जी हां, बाखमुत वो मोर्चा जो दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा था और रूस ने इसे 9 महीने में जीत लिया। जबकि जो तीसरा मोर्चा है वो है पोक्रोवस्क, और यहां पर जिस पर कब्जे की कोशिशें रूस कर रहा था बीते 20 महीने से, वो अभी भी जारी है और अब जाकर उसे कुछ हद तक इस इलाके में यानी पोक्रोवस्क में सफलता मिली है। एक और डेटा जो अब आपके सामने होगा वो ये कि मारियोपोल में रूस ने अपने 10,000 सैनिक गंवा दिए हैं, उससे भी ज्यादा का यह आंकड़ा है। वहीं बाखमुत में ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर के जवानों का है जिनकी जान गई है। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों के मारे जाने का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा डरावना है। 1 लाख के करीब जो है वहां पर जंग में मौत हो चुकी है जवानों की, और ये आंकड़ा अभी आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है।
कई महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार है जब रूस पोक्रोवस पर कब्जे के इतने करीब है। ऐसे में पुतिन किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने पोक्रोवस में 1,70,000 सैनिक भेजे हैं। ये सैनिक पोक्रोवस बॉर्डर के बेहद करीब मौजूद हैं। किसी भी वक्त ये पोक्रोवस में दाखिल हो सकते हैं। आधे से ज्यादा सैनिकों को पोक्रोवस की घेराबंदी में लगाया गया है, जबकि बचे हुए सैनिक किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सैनिकों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल पोक्रोवस में यूक्रेन के करीब 10,000 सैनिक मौजूद हैं, जिनके लिए रूसी सैनिकों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर करने या मारे जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक सीक्रेट ऑफर भिजवाया है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को पोक्रोवस में सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके बदले में पुतिन यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श देंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पोक्रोवस में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के लिए यहां मौत का कुआं बनने वाला है। रूस ने पोक्रोवस्क शहर को बाहर के काफी हद तक लैंडलॉक कर देने की बात की जा रही है। ये दावा बहुत बड़ा है और शहर की ज्यादातर जो सड़कें और रेलवे स्टेशन हैं उन पर रूस का कब्जा है। पोक्रोवस्क के बॉर्डर पर करीब 10 किलोमीटर का एक गलियारा अब भी खुला हुआ है, जिसे रूसी सैनिक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहां से हथियार भेजना भी यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल है। दरअसल इस गलियारे पर रूसी ड्रोन ब्रिगेड नजर रख रही है। यूक्रेनी सेना का ट्रक नजर आते ही उसे ध्वस्त किया जा रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पोक्रोवस्क में ना तो हथियार भेज पा रहे हैं और ना ही बैकअप के लिए सैनिकों की कोई टुकड़ी पहुंच पा रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने सैनिकों की मदद का जिम्मा अपनी खुफिया एजेंसी GUR को सौंपा है। GUR ने इसके लिए खास प्लान तैयार किया है। वो पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैनिकों को एयरबॉर्न कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में पहुंचाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें सुरक्षित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जा रहा है। हर दिन बीतने के साथ पोक्रोवस्क की जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इस बीच रूस ने पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रूबिकॉन ड्रोन ब्रिगेड को उतार दिया है। जिसे रूस की सबसे घातक ड्रोन ब्रिगेड माना जाता है। यह रूस की सबसे आधुनिक ड्रोन ब्रिगेड है, जिसका गठन अगस्त 2024 में किया गया था। ये लॉजिस्टिक लाइनों और ड्रोन ऑपरेटर्स को निशाना बनाने में माहिर है। इसका मिशन पोक्रोवस्क की आपूर्ति लाइनों को पूरी तरह से ब्लॉक करना है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना बेहद ज्यादा आक्रामक है। कुछ ऐसे ही हालात ब्लैक सी से सटे माइकोलेव में भी बनने लगे हैं। माइकोलेव में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने यहां एक गैस स्टेशन को टारगेट किया। हमले में पूरा गैस स्टेशन तबाह हो गया। माना जा रहा है कि पोक्रोवस्क में मिली कामयाबी के बाद रूस हर उस शहर को टारगेट कर रहा है जहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने मजबूत किलेबंदी की है, और माइकोलेव शहर भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। साफ है, पोक्रोवस्क की जंग रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे भीषण चरण लेकर आई है, जिससे आने वाले वक्त में जंग और ज्यादा भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
नेटो और रूस के बीच जंग के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, इस वक्त बड़ी जानकारी जो है वो ये कि रूस के मिकोलेव में रूस का अटैक हुआ है। यूक्रेन के मिकोलेव में रूस का अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेन का गैस स्टेशन बर्बाद हुआ है। रूसी हमले में 2 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। नेटो और रूस के बीच जंग के आसार और ज्यादा प्रबल हो रहे हैं और इस महासंग्राम का विलन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कई बार पुतिन की हत्या की कोशिश की है। अब तक यूक्रेन के 4 प्रयास नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पुतिन पोक्रोवस्क के फ्रंट पर आए तो नतीजा क्या होगा ये दुनिया देखेगी। पोक्रोवस्क में इस वक्त भीषण जंग का दौर जारी है। माना यह जा रहा है कि रूस जल्द ही शहर पर कब्जा कर लेगा और इसके बाद पुतिन यहां का दौरा कर सकते हैं। यूक्रेन पुतिन की हत्या के प्रयास एक बार नहीं बल्कि 4 बार कर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का मानना है कि पुतिन को रास्ते से हटा दिया जाए तो युद्ध विराम आसानी से हो सकता है। पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कैमरे पर यह बयान दिया है कि वो पुतिन की हत्या करा देंगे। Піднімати максимально, каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати, ми розуміємо. जंग का मतलब है पुतिन का अंत। पहली बार सार्वजनिक तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है। पोक्रोवस्क में पुतिन की हत्या का प्लान तैयार किया गया है। इससे पहले भी यूक्रेन 4 बार पुतिन की हत्या की कोशिश कर चुका है। हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन ट्रंप की मुलाकात के दौरान भी पुतिन की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इस वक्त पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी है। माना जा रहा है कि रूसी सेना जल्द ही इस शहर पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद पुतिन का दौरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है। TV9 भारतवर्ष आपको यह बताने वाला है कि कितनी बार और कैसे कैसे पुतिन की हत्या के षड्यंत्र रचे गए। पहली कहानी शुरू होती है 16 अक्टूबर 2025 को। 16 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर 2.5 घंटे तक बात की। बातचीत का असर यह हुआ कि ट्रंप और पुतिन हंगरी में मुलाकात पर सहमत हो गए। लेकिन यूरोप इन दोनों नेताओं की करीबी को बहुत बड़ा खतरा मानता है। इसीलिए दावा यह किया गया है कि हंगरी में पुतिन की हत्या का षड्यंत्र तैयार हो चुका है। यह दावा रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एक कर्नल ने किया। बेज़रुकोव ने कहा कि बुडापेस्ट में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने षड्यंत्र रचा है। यहां राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की जाएगी। ब्रिटेन मानता है कि अगर पुतिन नहीं रहे तो समस्या खत्म हो जाएगी। पुतिन के नहीं रहने से रूस टुकड़ों में बिखर जाएगा। बुडापेस्ट जाना खतरे से खाली नहीं है। बेज़रुकोव ने कहा कि पुतिन ट्रंप की मीटिंग दुबई शिफ्ट कर देनी चाहिए। यूरोप के देश पुतिन को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसीलिए इस दावे को खारिज नहीं किया जा सकता कि बुडापेस्ट की मीटिंग में यह षड्यंत्र रचा गया हो। ट्रंप और पुतिन की प्रस्तावित मीटिंग बुडापेस्ट में होनी थी, लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सलाह पर ट्रंप ने यह बैठक टाल दी। 30 अक्टूबर को हंगरी के प्रधानमंत्री की ट्रंप से बातचीत हुई है। जल्द ही विक्टर ओरबान वॉशिंगटन दौरे पर जाएंगे। ओरबान ट्रंप को मुलाकात के लिए मनाने की कोशिश करेंगे और इस पर एक बार फिर रूसी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है।
रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि बुडापेस्ट में पुतिन को जान का खतरा हो सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ बुडापेस्ट में ही नहीं है, बल्कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी लगातार पुतिन को टारगेट बनाने की कोशिशें कर रही है। 2 अक्टूबर को भी यूक्रेन ने ऐसी ही कोशिश की। काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। ये हमले उस वक्त किए गए जब रूस के राष्ट्रपति सोची में वालदाई समिट के मंच पर चर्चा करने के बाद समिट हॉल में मौजूद थे। पुतिन का भाषण खत्म होते ही यूक्रेन ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। सोची गवर्नर की रिपोर्ट के मुताबिक पहला ड्रोन हमला 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे किया गया। इसके तुरंत बाद सोची और गेलेंजिक का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। काला सागर के किनारे पर बसा यह शहर एक्टिव फ्रंट लाइन से बहुत लंबी दूरी पर नहीं है। सोची पर हमलों के बाद रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। रूसी सेना के मुताबिक काला सागर पर यूक्रेन के 11 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। सोची के एयर स्पेस में यूक्रेन ने 7 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक रूसी डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिवेट रखे गए। रूस का दावा है कि हमलों के लिए यूक्रेन को इंटेलिजेंस नेटो देशों से मिला। सोची के मंच से पुतिन ने कहा ही था कि रूस सिर्फ यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि कई देशों से जंग छिड़ चुकी है। जी। और उसके कुछ ही मिनट बाद 2 अक्टूबर को नेटो की मदद से यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए। इससे पहले 9 सितंबर को भी यूक्रेन ने सोची शहर पर उसी वक्त हमले किए थे जब राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे थे। उस दिन यूक्रेन के हमले से 2.5 घंटे पहले पुतिन मॉस्को में थे। फ्लाइट रेडार डेटा के मुताबिक पुतिन के IL-96-300 PU विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी। लाइसेंस प्लेट नंबर RA-96024 वाले विमान ने सोची में लैंडिंग की। इसी विमान से पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और यही विमान हमले से 1.5 घंटे पहले सोची में लैंड हुआ था। पुतिन के सोची पहुंचने की खबर यूक्रेन को लग चुकी थी और उनके लैंडिंग के कुछ मिनट बाद यूक्रेन ने सोची के नो फ्लाई जोन में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गए। 15 यूक्रेनी ड्रोन काला सागर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिए गए। 2 यूक्रेनी ड्रोन क्रास्नोदर में मार गिराए गए। जिस वक्त ड्रोन हमले किए गए उस वक्त पुतिन सोची के बोचरोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का विमान सोची के हवाई अड्डे पर मौजूद था। ज़ेलेंस्की कई बार यह दावा कर चुके हैं कि पुतिन उनकी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन 3.5 साल से जारी इस युद्ध में एक बार भी ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला नहीं हुआ है, जबकि पुतिन के ऊपर 4 बार हमलों का प्रयास हुआ है और अब खुली धमकी दी गई है। अगर पुतिन चोटिल भी हो जाते हैं तो जिस महासंग्राम की आशंका 3 साल से जताई जा रही है वो वास्तविकता बन सकती है। यूक्रेन सहित उसके मददगार देशों पर रूस के हमले शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने तय कर लिया है सर्दियों में यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर उसका खात्मा होकर रहेगा। इसके लिए यूक्रेन में भारी तबाही की तैयारी है। अगर नेटो बीच में आया तो रूस बड़े युद्ध के लिए भी तैयार है। काला सागर से लेकर बाल्टिक तक तैनाती की जा रही है और बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल लगा दी गई है जिससे रूस कभी भी परमाणु हमला कर सके।
यूरोप में तबाही अभी बाकी है। यूक्रेन में विध्वंस सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो रूस का विस्तार आरंभ हुआ है। दूसरे देशों में रूस इसी सर्दियों में हमले शुरू कर सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। बेलारूस में ऑरेश्निक मिसाइलों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राद में भी परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई हैं। आर्कटिक में न्यूक्लियर बेस अलर्ट मोड पर है। बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई हैं। काला सागर में नेवल फ्लीट तैनात कर दी गई है। यानी एक साथ कई फ्रंट पर रूस हमला कर सकता है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा ऑरेश्निक बनी हुई है। इसके लिए बड़ी तैनाती बेलारूस में की गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि इसी साल दिसंबर तक ऑरेश्निक लॉन्च पैड पर पहुंच जाएगी। युद्ध में ऑरेश्निक मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। नेटो को कोई भी कदम उठाने से पहले सावधान रहना होगा। दरअसल बेलारूस में ऑरेश्निक की तैनाती के पीछे रूस का बड़ा प्लान है। अगर बेलारूस से हमला हुआ तो रूस सीधा युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन बेलारूस पर पलटवार हुआ तो रूस उसकी मदद के लिए नेटो पर हमला कर सकता है। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा नेटो यूरोप में इस्तेमाल करता आया है, यानी नेटो के आर्टिकल 5 जैसा। एक भी सहयोगी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। अब रूस भी अपने गठबंधन देशों के साथ इसी पैटर्न से साझेदारी कर रहा है। अब समझिए, बेलारूस से हमला किया गया तो यूरोप में कहां-कहां तबाही हो सकती है। पहला टारगेट वॉर्सो है। यहां 3.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। बेलारूस से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी 480 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी बेलारूस से दूरी 950 किलोमीटर है। यहां 6.5 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 10 मिनट में 1550 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी ऑरेश्निक तबाही मचा सकती है। बेलारूस से पेरिस की दूरी 1850 किलोमीटर है, जहां 12 मिनट में तबाही मचाई जा सकती है। जबकि बेलारूस से लंदन की दूरी 1925 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 12.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। ऑरेश्निक को लेकर यूरोप में हड़कंप मचा है, क्योंकि ऑरेश्निक न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही रूस के पास इसकी अच्छी खासी तादाद है। यूक्रेन में यह मिसाइल तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। ज़ेलेंस्की की घबराहट बढ़ी हुई है। अगर ऑरेश्निक से हमला हुआ तो यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ऑरेश्निक को इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसा वो 1 साल पहले भी कर चुका है। Вони були можливість 3 пострілів. Ви знаєте, що в принципі не секрет. Так, Василь Олексійович? До речі, до цього ми жодного разу це не озвучували, але коротко лаконічно можемо сказати, що दावा किया जा रहा है कि रूस 1 साल में 6 ऑरेश्निक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऑरेश्निक के प्रोडक्शन में तेजी आई है। इसी वजह से बेलारूस में भी ऑरेश्निक की बड़ी तैनाती की गई है। रूस ने परमाणु संधियों के टूटने के बाद अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन लागू कर दी है। यूरोप में घमासान के लिए रूस प्लान कभी भी आरंभ कर सकता है, जिसके लिए तैयारी काफी पहले से की जा रही थी।
3 ऐसे कदम रूस ने उठाए हैं जिससे ब्राजील से लेकर पेंटागन तक कोहराम मचा हुआ है। ऑरेस्टिक मिसाइल का टेस्ट और उसकी बेलारूस में तैनाती से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है, जबकि दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बोरिवस्निक को सामने लाकर अमेरिका तक दहशत फैलाती है। जबकि अब दावा किया है कि रूस ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर पोसाइडन बना लिया है, यानी रूस जल, थल और नभ से कहीं भी परमाणु हमले के लिए तैयार है। और रूस जैसे हथियार दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, एस्टोनिया में जा घुसे ड्रोन, स्पेन के एयर स्पेस में ड्रोन पहुंचे, रोमानिया में भी ड्रोन घुसपैठ, सर्दियों में पुतिन ने ड्रोन घुसपैठ बढ़ा दी है, जबकि यूरोपीय देशों ने ड्रोन को देखते ही मार गिराने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन यह पुतिन का नया ट्रैप है जिसमें पूरा यूरोप फंसता दिख रहा है। पूरे यूरोप में रूस के ड्रोन का खौफ है, क्योंकि अभी तक रूस के मंसूबे तक नेटो नहीं पहुंच पाया है कि आखिर रूस ड्रोन क्यों भेज रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ड्रोन भेजकर नेटो की तैयारी पता करना चाहता है। बार बार ड्रोन भेजना सिक्योरिटी चेक करना है। इसके अलावा रूस ड्रोन घुसपैठ से बताना चाहता है कि वो कहीं भी हमला करने में सक्षम है। दरअसल ये यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के बाद की तैयारी है, क्योंकि पुतिन रूस का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन अभ्यास किया जा रहा है। जिसके जरिए युद्ध का दायरा और तीव्रता की जांच की जा रही है कि रूस की पहुंच एक वक्त में कहां तक है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप तक में रूस अपने ड्रोन भेज चुका है, यानी रूस कहीं भी हमला कर सकता है। और रूस के बेलारूस में ऑरेस्टिक तैनात करने से संकेत मिल रहा है कि रूस नेटो से युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में कभी भी घमासान मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वेनेजुएला के मोर्चे पर अमेरिकी फोर्स ने जंग के संकेत दिए हैं। ये संकेत मिले हैं वेनेजुएला के घेराव से, और घेराव भी मजबूती से। हालांकि इस घेराव का कारण अमेरिका ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर समुद्र में तैनाती हुई है वो अमेरिका के बताए कारण पर सवाल खड़ा करती है। अब सवाल ये है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट अटैक की थ्योरी क्यों नकार दी है? क्या प्लान सरप्राइज अटैक का है या फिर वेनेजुएला का प्रभाव बढ़ गया है? सुपर पावर अमेरिका का मुख्य सैन्य ऑपरेशनल कमांड केंद्र पेंटागन। यहां इस समय एक ऐसी हलचल है जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। यह हलचल ऐसी है जो ना तो यूरोप के मोर्चे पर, ना अरब के मोर्चे पर और ना ही एशिया के मोर्चे पर अमेरिका के दखल के समय कभी महसूस की गई। लेकिन वेनेजुएला के मोर्चे पर गहरा रहे तनावों के बादलों ने पेंटागन को अब ज्यादा सक्रिय कर दिया है। और यही सक्रियता बता रही है कि वेनेजुएला पर अगले 24 घंटे में अचानक हमला हो सकता है। वेनेजुएला का घेराव, तय समंदर में टकराव। यह आशंका नहीं बल्कि एक खुफिया जानकारी है जो पेंटागन से लीक हुई है।
जिसमें कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के अंदर मिलिट्री साइट्स पर हमले का प्लान बना लिया है और ये हमले अगले 24 घंटे में किसी भी समय हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि समंदर में बढ़ी गतिविधि ने भी कर दी है। ये अमेरिकी स्पेशल फोर्स का मदरशिप एमवी ओशन ट्रेडर है जो कैरिबियन सागर में वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहा है और ये हलचल घातक इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका का एक तरह का फ्लोटिंग बेस है जिसमें हेलीपोर्ट और ऑप्स हब सक्रिय है। इसके अलावा वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में करीब 2 B-1 लांसर और दूसरे घातक प्लेन भी उड़ान भर रहे हैं, जो बताता है कि अब हमला सरप्राइज होगा। और आशंका को गहराती है एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के टारगेट पर वेनेजुएला के नेवल पोर्ट और एयरबेस है और रिपोर्ट की पुष्टि करती है अमेरिका की एक और तैयारी। इस तैयारी के तहत वेनेजुएला के तटीय क्षेत्र पर जीपीएस जैमिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। वहीं वेनेजुएला के समुद्री एक्शन पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अब अगर अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है तो इसके पीछे मकसद क्या होगा, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जंग की आशंका बढ़ाने वाला घेराव समझ लीजिए। अमेरिकी नौसेना ने कैरेबियन सागर में यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जैसन डनहम, यूएसएस सैमसन और एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी तैनात कर दी है। इनके अलावा एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी सक्रिय कर दिया है जिसके यूएसएस लॉर्ड जिमा, यूएसएस सैन एंटोनियो और यूएसएस फोर्ट लाउडरडेल मरीन यूनिट और हेलीकॉप्टर फोर्स के साथ तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स हब के रूप में प्यूर्टो रिको बेस को भी एक्टिव किया है जहां F-35 वॉर रेडी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार वेनेजुएला भी तैयार नजर आ रहा है। यह सिर्फ बयान नहीं है बल्कि वेनेजुएला को बढ़ी ताकत का ऐलान है जो बताता है कि भले ही यूएस की सक्रियता बढ़ गई हो लेकिन वेनेजुएला डरेगा नहीं, अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ेगा। हालांकि वेनेजुएला पर संभावित हमले का मकसद अमेरिका ने ड्रग कार्टेल को खत्म करना बताया है, न कि मादुरो के खिलाफ कार्रवाई को। और फिर बाद में हमले से इनकार भी कर दिया गया और संभवतः यह हुआ है मादुरो की एक अपील से। दरअसल घेराव बढ़ते ही मादुरो ने मॉस्को और बीजिंग से मदद की मांग की। रूस से मिसाइलें, रडार और विमान की मरम्मत के लिए मदद मांगी है। वहीं चीन से नए रडार सिस्टम और ड्रोन की मांग की गई है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप ने फिलहाल हमले से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक कैरिबियन सागर में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ये वेनेजुएला पर प्रहार करने के लिए जरूरत से ज्यादा है। यानी ट्रंप के पास 2 विकल्प अब भी हैं, अचानक हमला या फिर कूटनीति। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाना और वेनेजुएला के मोर्चे पर डील या कब्जे से तेल का नया स्रोत हासिल करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर ट्रंप वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की नीतियों से दुनिया में एटमी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अमेरिका 33 साल के बाद परमाणु परीक्षण करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप से लेकर रूस तक एक बार फिर एटमी परीक्षण का दौर शुरू हो जाएगा। सितंबर 1992, नेवाडा टेस्ट साइट, अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह अमेरिका का आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट था। यह आखिरी बार था जब अमेरिका ने अपने परमाणु बम की ताकत दिखाई और इसी के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच परमाणु परीक्षण की रेस पर ब्रेक लगाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन अब दुनिया में परमाणु हथियारों के परीक्षण की होड़ एक बार फिर शुरू हो सकती है।
और इसकी वजह भी अमेरिका ही होगा। अमेरिका मिनटमैन मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। यह टेस्ट 5-6 नवंबर को किया जाएगा। अमेरिका की मिनटमैन परमाणु वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। मिनटमैन की टेस्टिंग को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, जो परमाणु परीक्षण के दौर का पहला चरण है। अमेरिका मिनटमैन की टेस्टिंग ऐसे वक्त में करने जा रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एटम बम का जल्द परीक्षण करने की बात कही है। Talking about literally resuming underground nuclear detonation tests. You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. दरअसल इसके पीछे रूस के नए परमाणु हथियार हैं। TV9 को मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने परमाणु संधियों के टूटने के बाद अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन लागू कर दी है और परमाणु हथियारों के मामले में रूस ने अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है। रूस ने 3 ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पेंटागन में कोहरा मचा हुआ है। ऑरिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और उसकी बेलारूस में तैनाती से अमेरिका परेशान है, जबकि दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल और वेस्निक की सफल टेस्टिंग ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसने पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर पोसाइडन बना लिया है, यानी रूस जल, थल और नभ से कहीं भी परमाणु हमले के लिए तैयार है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप परमाणु टेस्टिंग के जरिए पुतिन को अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाना चाहते हैं, ताकि वो इन हथियारों के इस्तेमाल का ख्याल त्याग दें। लेकिन डर है कि अमेरिका का यह कदम दुनिया में एक बार फिर परमाणु परीक्षण की रेस शुरू कर सकता है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर रूस और चीन तक एक बार फिर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, जो मानव सभ्यता पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।